प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रिट लेवल फर्स्ट में एनवायरनमेंट सब्जेक्ट का सजीव जगत जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सजीव जगत मायने में दो वर्ड दे दिया कि आपको सजीव जगत लिख दिया, लेकिन वास्तव में बहुत ही बारीकी से आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जैसा कि सबसे पहले तो विज्ञान किसे कहते हैं। प्रकृति में क्रमबद्ध तथ्यों के अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। डायरेक्ट अपन यूं भी लिख सकते हैं, तथ्यों के क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। अब इसके बाद आता है कि वैज्ञानिकों ने इस क्रमबद्ध अध्ययन को रूढ़िवादी दृष्टिकोण को कम करते हुए स्वतंत्र चिंतन पे जोर दिया, जिसे हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण के नाम से जानते हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब होता है कि ज्ञान के प्रति जिज्ञासा, ज्ञान के प्रति जिज्ञासा सत्य का ज्ञान और उसके बाद परिकल्पना, प्रेक्षण, निष्कर्ष या परिणाम। सम्मिलित रूप से यहां मैंने दोनों चीजों को रेक्टिफाई किया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक पद्धति के चरण। तो चरण में जिस प्रकार आप कोई भी थीसिस लिखते हैं तो उसमें पहले समस्या को पहचानना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, और दूसरे रूप में उसकी हाइपोथेसिस की उसकी परिकल्पना क्या है, तीसरे रूप में उसका ऑब्जर्वेशन, और लास्ट में उसका एक्सक्लूशन और रिजल्ट। इन सब चीजों के बाद हमारे दिमाग में आता है कि इस विज्ञान में संगठन क्या है, कंपोजिशन। तो जैसा कि किसी भी कार्य को, प्राणियों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो ऊर्जा, सर्वप्रथम तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हमारी प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत क्या है। अब आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, वहां क्वेश्चन रटे रटाए नहीं आते हैं और आपसे पूछा जाता है कि ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, तब आपके दिमाग में आता है हम भोजन करते हैं, हमें ऊर्जा देता है। वाई डू वी नीड फूड, फूड गिव अस एनर्जी, बिल्कुल आपने फर्स्ट और सेकंड में पढ़ा। लेकिन यहां वो आपसे ठोस आकलन चाहता है, और ठोस आकलन के तहत सौर ऊर्जा हमारी ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है। तो सौर ऊर्जा जो है सूर्य द्वारा मिलने वाली ऊर्जा, क्योंकि जब सौर ऊर्जा है तभी प्रकाश संश्लेषण संभव है। संसार के समस्त हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जड़ों द्वारा जल व खनिज लवण का अवशोषण करते हैं और ग्लूकोज के रूप में भोजन हमें प्रदान करते हैं और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलती है। तो आप देखिए कि C6H12O6 प्लस O2, तब आपको CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। तो इस प्रकार से ये ग्लूकोज का दहन हो रहा है, और उसको जब हम प्रकाश संश्लेषण के रूप में पढ़ते हैं तो CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी जो हमें सनलाइट के द्वारा मिलती है, और इक्वलेंट टू C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलती है। तो ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। और वो ग्लूकोज के दहन की रिएक्शन है। हमारे भोजन का पाचन होता है तब हम CO2 गैस रिलीज करते हैं और ऊर्जा हमें प्राप्त होती है।
पाचन होता है तो शोषण होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों में उपापचय क्रियाएं जो होती है, सबसे पहले पोषण होता है। बच्चा या कोई भी प्राणी जन्म लेता है, जन्म लेते ही उसको भोजन की आवश्यकता पड़ती है, चाहे गाय हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो। और जब पोषण करता है तो उसको उसका पाचन भी होता है, डाइजेशन होता है। और जब पाचन होगा तो शोषण भी होगा, और शोषण होगा तो परिसंचरण भी होगा, और परिसंचरण होगा तो उत्सर्जन भी होगा। तो इस प्रकार से एक दूसरे से कड़ी जुड़ी हुई है। मैं बार बार आपको अपने वीडियो में बताता हूं कि आपको आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन आपने 1000 तैयार कर लिए और 1000 में से एक भी नहीं आया और 1000 एक बार क्वेश्चन आ गया, वहीं आप डुस हो गए। तो इसका मतलब यह है कि हमें हमारे बारीकी के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो ब्लड मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR होती है उपापचय से रिलेटेड। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट जो आती है 1600 कैलोरी पर डे, यानी कि मिनिमम 1600 कैलोरी हमें पर डे चाहिए, बल्कि इससे ज्यादा की जरूरत होती है, लेकिन इतनी तो औसतन हमें चाहिए। अब वो प्राप्त करने के लिए हमें ग्लूकोज की मात्रा लेनी पड़ती है और उसी से ये चीजें चलती है। तो अब ये हम बहुत आगे उस थीम को लेके चले गए, लेकिन हमें उस बारीकी की ओर जाना है कि लेवल फर्स्ट के अंदर कोर्स में तो ये सब है, लेकिन हम इनकी ओर कैसे हम हर चीज को क्लियर कर रहे हैं। तो आगे हम इसको बारीकी से जानने की कोशिश करते हैं। सपोज कि आपको आज तक विज्ञान में कुछ नहीं आता है, विज्ञान का मतलब शुद्ध ज्ञान के बारे में आपको विज्ञान आता है और सजीव और निर्जीव के बारे में जानते हैं आप। अब अपन आगे हर चीज का जवाब कैसे देते हैं, उसके लिए पूर्व वीडियो में मैंने इस प्रकार का विवरण डाला था, लेकिन वो लेवल फर्स्ट के अकॉर्डिंग था, साइंस के अकॉर्डिंग। आज से 6 अरब वर्ष पूर्व माना कि ब्रह्मांड के अंदर एक आग का गोला विद्यमान था। जिस प्रकार अंगीठी से हमें खीरे को चिमटे के द्वारा बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि वो खीरा धीरे धीरे राख बनने लग जाता है और उसकी जो गैस होती है वो ऊपर की ओर जाती है। यही हालात इस बिग बॉल ऑफ फायर का था कि इस ब्रह्मांड के अंदर जो हमारे चारों ओर हमें कुछ दिखाई दे रहा है वो पहले कुछ भी नहीं था। और सर्वप्रथम जो है ये आग का गोला 2 भागों में टूटा। माना कि जो ऊपर थी वो गैस विद्यमान हो गई और नीचे जो है ये पिघला हुआ भाग मोल्टन मेटल के रूप में, लावा के रूप में जम गया। लावा जब जम गया और उन गैसों के द्वारा इसमें आपस में प्रतिक्रिया हुई, उसके फलस्वरूप चट्टानें बनी और चट्टानों के टूटने से मिट्टी का निर्माण होता है। अब आप देखिए कि चट्टानें भी 3 प्रकार की होती है, आगन्य, अवसादी, कायांतरित। मिट्टी भी 3 प्रकार की होती है, ऊपरी मृदा, अधो मृदा और संस्तर। संस्तर का मतलब होता है रॉकी सॉइल। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड रॉकी सॉइल। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं कि हमारी चट्टानें 3 प्रकार की है, तो जो आगन्य प्रकार की चट्टानें हैं वो नींव के पत्थर होते हैं, बहुत मजबूत। यदि आप हैमर से इनको तोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये चट्टानें नहीं टूटती है, क्योंकि ये मजबूत पत्थर के भाग होते हैं। और इनके जैसे जो सेडिमेंट्स होते हैं छोटे छोटे, वह जम जाते हैं। और आपने देखा कि बालू के ट्रक जब आते हैं या ट्रैक्टर से बालू हम मंगाते हैं तो उसमें ऐसे छोटे छोटे कमजोर पत्थर होते हैं जो हमारे पैर के द्वारा टूट जाते हैं, वो अवसाद होते हैं। लेकिन ये अवसाद आगे जाकर के बहुत ही अलग रूप में परिवर्तित होते हैं, जिन्हें हम कायांतरित चट्टानों के रूप में जानते हैं। ये लेयर्स रॉक होती है एक प्रकार। लेयर्स रॉक का मतलब जितने भी जो चट्टानें स्लैब के रूप में पाई जाती है, चाहे वो पाखरी आवास का पत्थर हो और चाहे वो बिजोलिया का पत्थर हो और चाहे वो मार्बल रॉक्स हो। आप देखिए कि राजसमंद जिले में जो जितने भी मार्बल रॉक्स है, किशनगढ़ के अंदर जो मार्बल रॉक्स है, ब्यावर के आसपास जो राजसमंद जिला
टच करा हुआ है, वहां पे अपन जो मार्बल के स्लैब्स देखते हैं उन सबको जब हम लेयर्स के रूप में तब्दील होते हुए पाए जाते हैं तो ये कायनती चट्टान होती है। और चट्टानों के टूटने से मिट्टी का निर्माण होता है। You have learned in 4th class how is soil made up of? Soil is made up of breaking of rocks. चट्टानों के टूटने से मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये जो मिट्टी इस चट्टानों के टूटने से बनती है, जो ऊपरी भाग में होती है पृथ्वी तल पे उसको ऊपरी मृदा कहते हैं, और उसके नीचे के जो भाग होता है उसको अधो मृदा कहते हैं। जब रोटेशन ऑफ क्रॉप के लिए किसान भूमि को हल चलाता है तो ऊपर की मृदा नीचे जाती है, नीचे की मृदा ऊपर आती है, इससे उसका उपजाऊपन बरकरार रहता है। और उसके नीचे जो चट्टानी भाग जाता है उसे रॉकी सॉइल बोलते हैं, कि वहां खेती नहीं कर सकता, उसको कुआं वगैरह खोदना तो बड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो इस प्रकार से मिट्टी के 3 स्तर हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो चीज है जो हमने सर्वप्रथम चट्टान और मिट्टियों का सम्मिलित रूप पढ़ा, इसको हम स्थल मंडल के रूप से जानेंगे। स्थल मंडल, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर। अब आपके इसके ऊपर कमेंट आता है तो आप इस लिथोस्फीयर को आसानी से रेक्टिफाई कर सकते हो। और इससे रिलेटेड कोई भी चीज पूछी जाती है कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पर्यावरण का भाग है ये, क्योंकि हर चीज साथ साथ क्यों चाहिए। बच्चों को 3rd क्लास के अंदर आपको पढ़ाना है पर्यावरण, वातावरण और वायुमंडल। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे कहते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आती है। मैंने कई जगह पूछ के देखा है कि बहुत से हायर क्लास में आए हुए बालक भी इन तीनों में पर्टिकुलर अंतर नहीं कर पाते। पर्यावरण को बता देंगे, हमारे चारों ओर के वातावरण को पर्यावरण कहते हैं। लेकिन जब उनसे ये बात करते हैं कि इनमें अंतर क्या है, तो वायुमंडल सा वायु पाई जाती है। वातावरण का मतलब जो है वातावरण है। कहने का मतलब होता है कि परि प्लस आवरण। जब मैंने आपको पहले बताया कि हमारा ब्रह्मांड 6 अरब वर्ष पूर्व एक आग का गोला था, और हमारे चारों ओर जो कुछ भी है, चाहे हमारी टेबल है, चाहे हमारा पेन है, चाहे हमारा बोर्ड है, चाहे हमारे आसपास जो कुछ भी है, वो सब कुछ बाद में बना है और वो सब पर्यावरण में आता है। तो परि प्लस आवरण का मतलब तो ये होता है कि जो हमारे चारों ओर जितनी भी चीजें विद्यमान है वो पर्यावरण है। लेकिन जब वायुमंडल की बात आती है तो उस वायुमंडल के अंदर अपन इत्तेफाक से बता देते हैं वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। भाई 30वीं क्लास का बच्चा तो ये बताएगा, लेकिन उसको आपको क्लियर करने के लिए कि हमें जो हमारा वायु का भाग है, जहां जहां भी पाई जाती है पृथ्वी तल से लेकर के जो हमारा इसका उपमंडल है, क्षोभ मंडल और समताप मंडल, वहां तक इसको हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं। धीरे धीरे वायु की कमी हो जाती है और फिर वायुमंडल का प्रभाव कम हो जाता है, ऑक्सीजन के सिलेंडर साथ ले जाने पड़ते हैं। ऐसे ही पाताल की ओर हम जाते हैं तो कुछ कुएं वगैरह खोदते हैं, तब उसमें अपने को घुटन नहीं होती है, लेकिन उससे और नीचे गोताखोरी जाना होता है तो आप देखिए कि गोताखोर को अपने पास सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कितने तक जैव पाए जाते हैं। तो आपको क्लियर याद रखना है कि 14 किलोमीटर तक जैव विद्यमान रहते हैं। उसमें भी 6 किलोमीटर तो जो है वो वायुमंडल में, और 8 किलोमीटर पाताल में नीचे की ओर। तो इस प्रकार से 8 और 6 का जो रेशियो है वो आपके दिमाग में कि 14 किलोमीटर ऊपर और नीचे कुल मिलाकर के जीवों की विविधता पाई जाती है। इसके अलावा फिर जीव सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो ये आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। आगे मैं इसको बताता, लेकिन इससे पूर्व में की जो चीज साथ बता दी जाती है वो अपने आप में क्लियर होनी चाहिए। तो इस प्रकार से पर्यावरण, वातावरण और वायुमंडल। अब आप देखिए कि पर्यावरण में जब हम ये बात करते हैं कि परि प्लस आवरण, तो उसको क्लियर हो गया। अब ये पर्यावरण 2 चीजों से मिलकर बना होता है, जैविक एवं अजैविक। जैविक एवं अजैविक जो कारक होते हैं वो आपको हायर क्लास में आना चाहिए। लोअर में बच्चों को बता दिया जाता है आजकल, लेकिन जब बड़े बच्चे हो जाते हैं आपके कंसेप्ट में, क्योंकि आपको 1st to 8 तक पढ़ाना ही पढ़ाना है, तो वहां आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे कि एनवायरनमेंट इज मेड अप ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। तो आपको बायोटिक और एबायोटिक के बारे में पता होगा। फिर उसके बाद में होना चाहिए अजैविक कारक कौन कौन से, जिसके बारे में हम क्लियर से पढ़ रहे हैं कि अजैविक कारक जो है हमारे
जैसे जल, वायु, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश और जैविक में जितने भी हमारे उच्च और निम्न पेड़ पौधे हैं, उच्च और निम्न पेड़ पौधे और जीव जंतु, पेड़ पौधे व जीव जंतु, ये सभी उच्च के अंदर आते हैं। अब आप देखिए, हम स्थल मंडल को क्लियर कर चुके हैं, और जब स्थल मंडल में जो गैसें थी और वो स्थल मंडल की गैस जो लावा जमने के बाद जो गैसें ऊपर की ओर विद्यमान हुई, उसको हमने वायुमंडल की संज्ञा दी। और वायुमंडल में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अदर गैसेज पाई जाती है। अब यहां बात आती है कि इनकी परसेंटेज कितने हैं, तो उसके लिए कंपोजिशन ऑफ एयर यू हैव लर्न इन 6th क्लास, 7th क्लास, इवन 5th क्लास में भी, 4th क्लास में भी आपको ये चीजें पढ़ने को मिलती है अलग अलग। तो 78% नाइट्रोजन विद्यमान रहती है, 21% यानी 20.98 है, लेकिन नियर अबाउट इसको हम राउंड फिगर में, क्योंकि इसके पॉइंट्स की कमी को और उसकी पॉइंट कमी को देखते हुए यह 21% ऑक्सीजन पर आता है, 0.03% CO2 और 0.01 वाटर वेपर एंड अदर गैसेज। तो ये कंपोजिशन ऑफ एयर है। कि इस प्रकार से वायु का संगठन वायुमंडल में विद्यमान रहता है। 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% CO2 इन आइडियल फॉर्म। अब आप देखिए प्रिय विद्यार्थियों, मैंने यहां पे बताया कि CO2 इन आइडियल फॉर्म, और जगह तो नहीं लिखा कि 78% नाइट्रोजन आइडियल फॉर्म, 21% ऑक्सीजन इज आइडियल फॉर्म, 0.03% CO2 आइडियल फॉर्म में क्यों लिखा, ये आपको यहां बड़े सोचना है कि आज हमारा जो पर्यावरण एक ज्वलन समस्या है विश्व की, वहां पे ये CO2 इससे ना तो ज्यादा होनी चाहिए ना इससे कम होनी चाहिए। कम होगा तो हमारे प्रकाश संश्लेषण की दर प्रभावित होगी, और ज्यादा यदि है तो अब जैसे ब्लैक होल की जो आप घटना देख रहे हैं, ओजोन डिप्लीशन जो आप देख रहे हैं, इसके अलावा जो आप ग्रीन हाउस इफेक्ट देख रहे हैं, ये हमारे एसी, ये हमारा मतलब जो है फ्रीज का, ये मतलब एसी वगैरह जो फ्रिज वगैरह है, कूलर वगैरह है, इन सब के द्वारा जो हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है उसका प्रभाव पड़ता है। इधर आप देखिए नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है। सपोज आपसे पूछ लिया जाए कि प्रकृति में यदि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बराबर हो और ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन 78% हो, तो आपका वहां उत्तर होना चाहिए कि ऑक्सीजन एक ज्वलनशील गैस है, और यदि ऑक्सीजन जैसी ज्वलनशील गैस की मात्रा ज्यादा होगी तो जिस पृथ्वी का जो हम जैव रूप देख रहे हैं, जो पर्यावरण में हम सजीव जगत देख रहे हैं, वो नष्ट प्राय होगा, क्योंकि नाइट्रोजन शीतल गैस है और ऑक्सीजन एक ज्वलनशील गैस है। इसलिए हमारे सस्टेनेबिलिटी के लिए, हमारे सर्वाइव करने के लिए, जीव जंतु, पेड़ पौधे और सजीवों के लिए नाइट्रोजन की अधिकता अनिवार्य है। इसलिए नाइट्रोजन की भूमि में अधिकता होना, वायुमंडल में अधिकता रहना अब संभावित प्रक्रिया है, और ऑक्सीजन की मात्रा 20 और 21 के रूप में कार्यरत है, वो काफी है। अब आप देखिए कि 0.03% CO2 जो है इतनी होनी चाहिए, क्योंकि इसकी काम उस लेवल से, और अंडे में वाटर वेपर, आप देखिए वायुमंडल में धूल के कण और जलवाष्प यदि ज्यादा हो जाएंगे तो हमें सफोकेशन होगा, हमारा दम घुटने लग जाएगा। इसके अलावा भी जब वातावरण में प्रदूषण है, उसी प्रदूषण की देन है कि आज हमारे प्रदूषण, जब कोरोना कोविड-19 था तो मार्च से लेकर के जब जून तक हमारा पूरा भारत देश लॉकडाउन में था, तब आप देखिए बार बार टीवी पे खबरें आ रही थी कि दिल्ली का वातावरण प्रदूषण लेवल अच्छा हो गया है, जयपुर का प्रदूषण लेवल अच्छा हो गया है, कलकत्ता का प्रदूषण लेवल अच्छा हो गया है, बॉम्बे में भी शांति है। तो क्यों कि उस समय गाड़ियां नहीं चल रही थी, धुआं नहीं निकल रहा था, विभिन्न प्रकार की गंदगी नहीं फैल रही थी, गंगा का जल साफ होने लग गया, यमुना का जल साफ होने लग गया। तो ये सब देन हमारे मनुष्य की, मनुष्य जितना भी अपने प्रोटेक्शन को ध्यान में नहीं रखता है तो उससे जल वाष्प
की मात्रा में प्रकृति में बढ़ने लग जाती है 0.01 से ज्यादा, और वायुमंडल के अंदर प्रदूषण, वायु का प्रदूषण स्वतः फैलने लग जाता है। तो ये भी अपने टॉपिक कोर्स में है, तो अपन उस जिस चीज को क्लियर कर रहे हैं तो उस समय आपको ध्यान होना चाहिए। तो कंपोजिशन ऑफ एयर के बारे में इस प्रकार की जानकारी हो। अब आता है कि वायुमंडल को पहले 4 उपमंडल बांटा था, वर्तमान में 6 उपमंडल में बांटा जा चुका है। तो पहला है शोभ मंडल, अंग्रेजी में इसको ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। शोभ मंडल 0 से 16 किलोमीटर यानी पृथ्वी तल से 16 किलोमीटर की रेंज में जितनी भी जो घटनाएं होती है, बादलों का बनना, ओस का गिरना, कोहरा, फोग, विभिन्न प्रकार की जो गड़गड़ाहट, बिजली चमकना, ये सब जो घटनाएं हम देखते हैं ये शोभ मंडल में होती है। शोभ मंडल के बाद आता है समताप मंडल। नाम से विदित है कि समताप ऐसा मंडल जहां पे ताप समान रहता है। तो ताप समान है तो वहां पे वायुयान आसानी से उड़ान भर सकते हैं, पायलट को दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि उड़ान तो वो शोभ मंडल में पृथ्वी से लेता है, लेकिन उड़ान लेने के बाद उसे आगे गति करनी होती है। तो उस गति के अंदर यदि ताप समान रहता है वायुमंडल का तो क्रैश होने में और उसको चलाने में आसान रहती है, अपने गंतव्य को निश्चित समय पर पहुंच जाता है। तो समताप मंडल की जो रेंज है वो 17 किलोमीटर से 32 किलोमीटर तक होती है। इसके बाद आता है मध्य मंडल, जो पूर्व में नहीं था, उसी रेंज को मध्य मंडल नाम दे दिया गया है। यहाँ भी ताप समान रहता है और उसकी रेंज है 33 से 34 किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर का जो दायरा है वो 2 किलोमीटर का दायरा। यदि शोभ मंडल में कोई विक्षोभ उत्पन्न होता है तो उस कंडीशन में पायलट अपने वायुयान को मध्य मंडल की ओर ले जाएगा और आसानी से वायुयान विचरण करेगा। तो ये मध्य मंडल और समताप मंडल में इसको मीजोस्फीयर बोलते हैं, मीजोस्फीयर, और इसको स्ट्रेटोस्फीयर। फिर आता है ओजोन मंडल। ओजोन मंडल का मतलब आयोनोस्फीयर, और ओजोन गैस पाई जाती है इस मंडल में, O3 जो गैस होती है। प्रिय विद्यार्थियों, ये पृथ्वी तल पर अल्ट्रावायलेट हानिकारक जो पराबैंगनी विकिरण अंतरिक्ष से आने वाले होते हैं उनको ओजोन में रोकते, पृथ्वी तक नहीं पहुंच देती है। ऐसा डायफ्राम बना होता है, परत बन जाती है, वो परत में अब ब्लैक होल हो गया और उसके कारण जो ओजोन गैस है वो पृथ्वी तल पे प्राणियों को नुकसान पहुंचा रही है। आप देखिए सनबर्न जैसी बीमारियां, विभिन्न प्रकार की त्वचा रोग, कैंसर आदि जो हो रहे हैं, वो O3 गैस अब अंतरिक्ष के हानिकारक विकिरणों को नहीं रोक पा रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे CO2 की मात्रा को बढ़ा दिया है और उसमें होल हो गया, नियमन नहीं रहा है। तो इसलिए ओजोन मंडल भी हमसे प्रभावित है और उसको ओजोन डिप्लीशन के रूप में अलग से अपन पढ़ते हैं कमेंट के रूप में। तो आप ये जानकर रखें कि O3 गैस ओजोन मंडल पाई जाती है जो अंतरिक्ष से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी तल पर पहुंचने से रोकती है। तो इसलिए ओजोन गैस का ये कार्य होता है। इसके बाद आता है आयन मंडल। नाम से सीधा आयनों का मंडल। आयन मंडल, वैसे तो जब हम कहते हैं कि विज्ञान हमारे लिए वरदान है या अभिशाप, निबंध लिखिए, तो अभी वर्तमान हालात को देखते हुए विज्ञान वरदान तो साबित हो चुका है, अभिशाप बन रहा है। उसके लिए मानव की भूल है, मानव की गलतियां हैं, लेकिन हम पॉजिटिव सोचते हैं तो आयन मंडल ने हमें वो उपलब्धि दी है जिसके द्वारा विश्व पटल में आज जितनी भी जो नेट, इंटरनेट, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, रेडियो, टीवी, जितने भी जो संसाधन है तकनीकी के, उन तकनीकी संसाधनों की उपज हमारे वैज्ञानिकों ने जब आयन मंडल में रेडियो तरंगों के परावर्तन को देखा तो उस परावर्तन के फलस्वरूप उन्होंने नाना प्रकार के प्रयोग किए और उस प्रयोगों के फलस्वरूप आज जो आयन मंडल है वो हमारे लिए उपलब्धिपूर्ण है। उस उपलब्धि के माध्यम से आज हम अमेरिका में के लोगों को बैठे हुए भारत में देख सकते हैं, भारत से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात कर सकते हैं, टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए आमने सामने मुखातिब हो सकते हैं। तो ये सब आयन मंडल की देन है। नेक्स्ट, बहिर्मंडल, जिसे हम एक्सोस्फीयर कहते हैं अंग्रेजी में। आयन मंडल को आयोनोस्फीयर बता ही दिया, वहां पे ओजोनोस्फीयर था और यहां पे आयोनोस्फीयर। इसकी जो रेंज थी आयन मंडल की वो मतलब जो है 81 टू 800 किलोमीटर, और ये 801 टू अबव जहां पे खोज जारी है।
तो इस प्रकार से ये वायुमंडल के 6 उपमंडल है और 6 उपमंडल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है। अब आगे हम आते हैं कि वायुमंडल की जब ये 2 गैसें आपस में मिलती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो आप सभी को पता है, पढ़ रखा है अपने जल का पाठ, कि जल का निर्माण होता है और उसको हम कहते हैं जलमंडल। और जलमंडल को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं अंग्रेजी में, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। जल ही जीवन है। आप रोडवेज बस को देखते हैं या कहीं भी आप दीवारों के ऊपर जहां पे हमारे सार्वजनिक स्थल होते हैं लिखा जल ही जीवन है। पानी की एक एक बूंद को बचाएं, जल को व्यर्थ ना जाने दें। इस जल मंडल को हम कैसे अध्ययन करें, तो सर्वप्रथम तो मैं आपको बताऊंगा कि वर्तमान में 71% वाटर है हमारे विश्व में और 29% भूमि भाग है। पहले 75-25 था, लेकिन आज कहते जमीन बढ़ती नहीं है, लेकिन अब जमीन थोड़ी बढ़ गई है, जल का लेवल कम हो गया है। तो 71% वाटर और 29% लैंड। और यहां बता देना चाहता हूं, जो हम आगे भी पढ़ेंगे, कि 71% वाटर का 97.5% जो है ओशियन वाटर है, महासागरीय जल है, खारा पानी है। मात्र 2.5 वाटर है प्योर वाटर, जिसको हम पीने के काम में भी लेते हैं और उसी के द्वारा बिजली का उत्पादन होता है, उसी के द्वारा हम सिंचाई करते हैं, सभी हमारा जो कृषि का आधारित होता है। तो यानी इतना पानी तो महासागरीय पानी, और 2 पॉइंट उसका जो 71% का है वो मतलब जो है हमारे पीने के, सिंचाई के, खेती के काम आता है, बिजली के उत्पादन के लिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब ये जल मंडल जल चक्र के रूप में आदान प्रदान होता रहता है। 3rd क्लास में आपने पढ़ा होगा हिंदी मीडियम में, वाष्पीकरण और संघनन। वाष्पीकरण, जब सूर्य की किरणें पृथ्वी तल के ऊपर जल को भाप बना करके ऊपर ले जाती है, उस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं, अंग्रेजी में इवेपोरेशन। और जब ये जल की जो किरणें वापस वहां पे ठंडी होने के पश्चात संघनन के द्वारा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंडेंसेशन, वर्षा के रूप में, बूंदों के रूप में हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार का जो चक्र चलता है उसे हम वाटर साइकिल कहते हैं, जल चक्र। तो ये जल चक्र आपके दिमाग में लीजिए। आप यहां सूर्य भी बना सकते हैं कि सूर्य जो है उसकी किरणें जल को एब्जॉर्ब करती है और वापिस जो है बूंदों के रूप में आता है। इस प्रकार ये जल मंडल है। अब जब हमने स्थल मंडल पढ़ा, हमने वायुमंडल पढ़ा, जल मंडल पढ़ा। स्थल के द्वारा तो मिट्टी हमारा संसाधन है, उधर वायु हमारा संसाधन है और जल हमारा संसाधन है। जब ये आपस में तीनों मिले तो चौथे मंडल का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। और अब आपको क्लियर होना चाहिए कि हमारे अजैविक कारक और जैविक कारक मिलके पर्यावरण बनाते हैं। जब अजैविक कारक थे तभी जीव की उत्पत्ति हुई। अब आपको बता देता हूं कि जब हम हायर क्लास में उसको पढ़ाते हैं तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के विभिन्न मंडल। तो उसमें स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल का वर्णन करना होता है। दूसरा क्वेश्चन आता है जैविक और अजैविक कारकों को बताइए। तो जैविक और अजैविक कारक को आप बता सकते हैं। अजैविक कारक में जल, वायु, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, और जैविक के अंदर जितने भी हरे जीव जंतु, पेड़ पौधे, माइक्रो मैक्रो प्लांट और एनिमल है, वो हमारे बायोटिक फैक्टर है। अब उनको आता है इंटरडिपेंडेंसी। तो वहां पे बात होता है कि यदि आपके पास मिट्टी है और आपके पास वायु है लेकिन जल नहीं है तो क्या अंकुरण होगा? नहीं होगा। जब आपके पास जल, मिट्टी है लेकिन वायु नहीं है तो सड़ने लग जाएगा, कीचड़ बन जाएगा। जब तीनों ही है तो माइक्रो और मैक्रो प्लांट का प्रादुर्भाव होगा। और अब आते हैं हम जीव जगत के बारे में कि हमारा जीव जगत कैसा है, उसका वर्गीकरण पढ़ने की ओर हम प्रेरित हैं।
जंतु जगत और वनस्पति जगत। अब जंतु जगत जो है अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट दो भागों में बांटा गया। नॉन कोडेटा और कोडेटा। अब यहां पे ये बात उभर करके आती है कि बालक को पूछा जाता है कि अकशेरुकी जंतु का निम्न में से उदाहरण क्या है। वहां लिखा है अमीबा, हाइड्रा, व्हेल मछली और खरगोश। अब बालक का उसमें दोष नहीं होता, उसे पता नॉन कोडेटा उसने पढ़ रखा है, लेकिन नॉन कोडेटा के सब निकनेम उसको याद नहीं है और आते हुए भी वो उसको व्हेल मछली पे टिक लगा देता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि वास्तव में इन नॉन कोडेटा के और क्या नाम होते हैं, क्यों। और विशेष रूप से आपको तो अच्छा पेपर सेटर वही होगा जो आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन इस प्रतियोगी परीक्षा में देगा, क्योंकि आपको शिक्षक बनना है और शिक्षक हमारे राष्ट्र के भावी नवनिहाल को नागरिक बनाने का जिम्मा देश की सरकार उनको इसलिए चयन करती है कि वो जाकर के उन बच्चों को तरह से उनको उनके कंटेंट को एफिशिएंसी के माध्यम से दे, और वो एफिशिएंसी कब होगी, जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए। इसलिए आप देखिए कि एक सिपाही बनने के लिए पहले 10वीं पास बिठाया जाता था और उसको नॉर्मल तहसील और जिले पूछ करके पास कर दिया जाता था, छलांग लगाने के बाद उसको सिपाही बना दिया जाता था। लेकिन आज सिपाही बनाने के लिए उसे टेक्निकल साइंस पूछी जाती है, उसे हिस्ट्री पूछी जाती है, उसे ज्योग्राफी पूछी जाती है, विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर का ज्ञान पूछा जाता है, क्योंकि हमारा युग डिजिटल इंडिया हो चुका है, कंप्यूटर का युग है। इसी प्रकार से जो शिक्षक है, बच्चे आजकल स्मार्टफोन साथ में रखते हैं, नेट इंटरनेट का उन्हें नॉलेज होता है, और यदि टीचर क्लियर नहीं करता है तो टीचर नहीं रह पाता, क्योंकि उसकी कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। ऐसे प्रतिस्पर्धात्मक युग के अंदर पेपर सेटर की भी विडंबना है, क्योंकि आज इस रिट के अंदर जो 31-32 हजार पोस्टें राजस्थान के अंदर निकली है, उसके अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कि 12 या 15 लाख तक विद्यार्थी उसमें भाग लेंगे। इतने प्रतिभागी विद्यार्थियों को कैसे सॉर्ट आउट करे, उसके लिए पेपर यदि क्लिष्ट नहीं होगा, पेपर यदि इजी होगा तो सबके 90% आएंगे, और 90% यदि आएंगे तो कैसे उनका सॉर्टिंग की जाएगी। इस दृष्टिकोण को मध्य रखते हुए पेपर सेटर की भी अपने आप में एक समस्या है कि उन्हें बारीकी की चीजें आपको दी जाएगी, और जितना पढ़ सको उतना कम है। तो अब देखिए कि इस नॉन कोडेटा को हम किस नामों से जानते हैं। या अपृष्ठवंशी, या अकशेरुकी, या मेरुदंडहीन, या बिना रीढ़ खंभ वाले, और इनवर्टिब्रेट, और नॉन कोडेटा तो ऊपर अपन हिंदी में लिखा ही है, उसको अंग्रेजी में भी आप यहां पे लिख। इस प्रकार से नॉन कोडेटा का मतलब ही अपृष्ठवंशी होता है, उसका मतलब ही अकशेरुकी होता है, उसका मतलब ही मेरुदंडहीन होता है, उसका मतलब बिना रीढ़ खंभ वाले होते हैं, और इनवर्टिब्रेट होता है, और नॉन कोडेटा भी इनको बोला जाता है। ऐसा ही कोडेटा में या पृष्ठवंशी, या कशेरुकी, या रीढ़ खंभ युक्त, और वर्टिब्रेट, और कोडेटा। तो देखिए ये सारे दिमाग में आपके क्लियर होने चाहिए, सारे नाम जिसके द्वारा आप आसानी से उस चीज को समझ सकते हैं कि जितने भी जो एनिमल्स है उनको मेजर रूप से दो भागों में बांटा, नॉन कोडेटा और कोडेटा। तो नॉन कोडेटा का मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, कोडेटा जिनमें रीढ़ की हड्डी बैकबोन पाई जाती है वो कोडेट होते हैं। अपृष्ठवंशी, अकशेरुकी, मेरुदंडहीन, बिना रीढ़ खंभ वाले, इनवर्टिब्रेट और नॉन कोडेटा। अब इसके बाद अपन चलते हैं कि ऐसे जंतुओं को कितने भागों में विभाजित किया है।
इसमें ओल्ड और मॉडर्न क्लासिफिकेशन, लेकिन पहले अपने को ओल्ड क्लासिफिकेशन को आत्मसात करना होगा, उसी के आधार पर हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन को फिर से समराइज कर लेंगे। नॉन कोडेटा को 9 फाइलम में बांटा। पहला प्रोटोजोआ, अब यहां देखिए विद्यार्थियों, प्रोटो प्लस जोआ। प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव, जिसको अपन प्राथमिक भी बोल सकते हैं, और जोआ मीन्स जंतु। ऐसे जंतु जिनका सर्वप्रथम प्रादुर्भाव हुआ हो उनको हम प्रोटोजोआ बोलते हैं, और वो प्रिमिटिव एनिमल्स हैं। अब इनके कैरेक्टर्स की जब हम बात करते हैं, यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशिकीय। अब हमने कैसे कह दिया एक कोशिकीय? माइक्रोस्कोप के आधार पर। वी कैन नॉट सी बाय द नेक्ड आई, माइक्रोस्कोपिक एनिमल है। कैसे एनिमल है ये? माइक्रोस्कोपिक। वी कैन नॉट सी बाय द नेक्ड आई, नग्न आंखों के द्वारा हम इनको नहीं देख सकते। हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? माइक्रोस्कोप की, वो भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्योंकि सर्वप्रथम जो रॉबर्ट हुक ने जब 1665 में कोशिका की खोज की थी, तो उस समय उन्होंने मतलब जो है प्याज की झिल्लियों के माध्यम से देखा, और उस समय जो है जनरल माइक्रोस्कोप था। लेकिन एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने जब 1674 में देखा, तो उन्होंने उस समय माइक्रोस्कोप का आविष्कार हो गया था, और एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने 1674 के अंदर विशिष्ट कोशिका को, जीवित कोशिका को देखा। क्योंकि क्वेश्चन नाना प्रकार से आता है कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की, और एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने माइक्रोस्कोप, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, उसकी सहायता से जीवित कोशिका को देखा। उसने तो केवल रॉबर्ट हुक ने कहा कि मधुमक्खी की छत्ते के समान कोष्ठ है, और उन कोष्ठ को उन्होंने सेल का नाम दिया, और उसी को हम कोशिका आज भी कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हर चीज क्लियर होनी चाहिए, वो आपके और सारे कंटेंट वाइज में क्लियर करता जाऊंगा। तो यूनिसेलुलर, माइक्रोस्कोपिक, और फाउंड इन फ्रेश वाटर, यानी झील में, पॉन्ड में, कुओं में, ऐसा पानी जहां सी वाटर नहीं है, जहां मीठा पानी है, उनमें ये सर्वाइव करते हैं। तो इस आधार पे प्रोटोजोआ को हमने कैरेक्टर के दृष्टिकोण से जाना। अब इसके एग्जाम्पल की जब बात करते हैं, तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, एंट अमीबा, प्लाज्मोडियम। तो अमीबा आप सभी जानते हैं कि अमीबा है नो शेप, अनियमित आकार का होता है। पैरामीशियम होता है, जूती के आकार का दिखाई देता है। यूग्लिना होता है, पत्ती जैसा दिखाई देता है, हरे रंग का होता है। एंट अमीबा अमीबा जैसा ही होता है, और प्लाज्मोडियम झिल्ली नुमा आकृति होती है। और यहां मैं आपको क्लियर कर दूं, क्लासिफिकेशन पढ़ाते पढ़ाते, क्योंकि हर चीज जब याद आती है तो बता देना चाहिए कि जो प्लाज्मोडियम है, इसके द्वारा ही हम जो है मलेरिया कैसे होते हैं। अब यहाँ बात आती है मच्छर द्वारा। अरे मच्छर तो वाहक है, मादा एनाफिलिस मच्छर की लार में प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ पाया जाता है, और जब वो मच्छर लार को इंजेक्ट करता है मनुष्य की बॉडी में, चाहे हाथ में या पैर में, त्वचा में, कहीं भी, तो इस प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र मनुष्य के शरीर में चलने लगता है, फिर तेज फीवर आती है, ठंड लग करके अब आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए बच्चों को दोस्त नहीं होता। बच्चों से पूछे बेटा मलेरिया कैसा फैलता है, तो मलेरिया मादा एनाफिलिस के द्वारा। अरे मादा एनाफिलिस मच्छर वाहक है, मादा एनाफिलिस मच्छर की लार के अंदर प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोन्स पाया जाता है, और वो प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी के अंदर पहुंचने के बाद प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल चालू हो जाता है, और उसके द्वारा यदि हम लापरवाही करते तो मलेरिया में, आप देखा कि सन 1920 में रोनाल्ड रोज के द्वारा मतलब मलेरिया की खोज की, उन्मूलन का सिद्धांत दिया। उससे पहले हमारे आज जैसे कोरोना की महामारी थी, वैसे 1920 से पहले, यानी कि ठीक 100 साल पहले हम मलेरिया के द्वारा भी मर रहे थे। लेकिन आज मलेरिया के ऊपर हमने
उन्मूलन सिद्ध हस्त कर लिया कि आज मलेरिया से कोई भी व्यक्ति नहीं मरता। कोई लापरवाही करते वो बात अलग है, लेकिन कोई हॉस्पिटल में पहुंच गया और उसको मलेरिया घोषित हो गया, यानी कि स्लाइड पे उसका टेस्ट मलेरिया का आ गया, तो उसे डॉक्टर मरने नहीं देगा, क्योंकि डॉक्टर सेकंड गॉड है और वो उसको बचाने के भरसक प्रयत्न करेगा। तो आपको यहाँ मैंने बता दिया कि प्लाज्मोडियम का फंडा भी आपको क्लियर होना चाहिए, प्रोटोजोन से। क्वेश्चन को जब घुमा के पूछा जाता है तो आपको नहीं आता है तो आप उसको आते हुए भी गलत करते हैं। उसके बाद आता है प्रोटोजोआ के बाद सेकंड है पोरीफेरा। दूसरा जो फाइलम है पोरीफेरा, नाम से देते पोर्स आर प्रेजेंट, पोर्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ द एनिमल। जंतुओं के, ऐसे जंतुओं के शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं, और पोरीफेरा में जो उदाहरण होता है वो साइकॉन, जिसको हम स्पंज भी बोलते हैं। जैसे अपन जो साइकिल के अंदर सीट के नीचे स्पंज लगी होती है, या अपने जो गाड़ियों की सीट होती है उसको देखते हैं, तो ऐसा स्पंज जीव होता है जिसमें बड़े छिद्र पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। तो रंध्र तो अपन वनस्पति में नाम लेते हैं, यहाँ छिद्र बड़ी यूज करेंगे क्योंकि जंतु का बात है। तो साइकन, स्पंज और यूप्लेक्टेला। जापान के अंदर इसको उपहार के रूप में दिया है यूप्लेक्टेला को, जैसे अपन यहाँ बुक देते हैं वैसे ही, मतलब यूप्लेक्टेला विनस फ्लावर और बास्केट, वहां बर्थडे पर गिफ्ट वगैरह के रूप में इस यूप्लेक्टेला को सम्मान दिया जाता है। तो ये पोरीफेरा के उदाहरण आपके दिमाग में पोर्स पाए जाते हैं, बाई सेलर होते हैं, यानी कि ये तो यूनिसेलर है, यहाँ बाई और मल्टी सेलर एनिमल्स हो जाते हैं। तो स्कॉन, साइकन, स्पॉन्ज और यूप्लेक्टेला उदाहरण आप याद रखेंगे। फिर आता है सीलेंट्रेटा। इसका दूसरा नाम है निडेरिया। अब अपन बचपन से सीलेंट्रेटा पढ़ते आए हैं, लेकिन वहां दे दिया निम्न में से निडेरियन प्राणी कौन सा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको यह भी क्लियर होना चाहिए कि सीलेंट्रेटा का दूसरा नाम निडेरिया होता है। तो आपको वहां पूछ लिया, आपने सीलेंट्रेटा याद है, मुझे भी याद है, लेकिन खोदत पानी और गोकत विद्या, जब इस विद्या को हम बार बार पढ़ते हैं तो अलग अलग किताब, ये तो कंपटीशन का जमाना है। बाकी पहले क्या था, आज के 30 साल पहले, 50 साल निश्चित चीजें पढ़ने के बाद अपन पास हो जाया करते थे अपने फोर फादर्स, अंकल। तो सिलेंट्रेटा का नाम निडेरिया भी है, और सिलेंट्रेटा में मल्टी सेलर एनिमल होते हैं। कैसे एनिमल होते हैं? मल्टी सेलर, बहुकोशिकीय। और मल्टी सेलर जो एनिमल होते हैं, इनमें आप देखिए कि मतलब जो है डंस पाए जाते हैं, टेंटिकल्स जिसे अपन बोलते हैं, निकले रहते हैं शिव जी की जटा के। ये हाइड्रा है, इस हाइड्रा के अंदर इस प्रकार की रचनाएं की रहती है। और बहुत सी बार तो कुछ एनिमल्स में मतलब जो है कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, और कलर्ड होते हैं। तो आप देखिए जो मूंगा पहनते हैं, कोरल बोलते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में बोलते हैं मूंगा। मूंगा, कोरल रीफ, जो मूंगा पहना जाता है अंगीठी के अंदर, वो एक स्टोन बन जाता है, यानी कि उसकी जो कोरल बीफ होती है वो वहां पे चट्टानों के समान समुद्र के किनारे जम जाती है। तो इस प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट भी कुछ जंतुओं में पाया जाता है। तो सिलेंट्रेटा में जो उदाहरण है हाइड्रा, जेलीफिश, नाम तो फिश जैसा है लेकिन ये फिश नहीं है, ये सिलेंट्रेट है। और इसके बाद में सी पैन, सी फैन, यानी कि पंखे जैसा इसलिए सी फैन कह दिया, पैन जैसा इसलिए सी पैन कह दिया। और कोरल, सी कोरल, मूंगा। तो विभिन्न प्रकार के एनिमल्स जो है सिलेंट्रेटा में अपने को याद रखने, विशेष रूप से आप हाइड्रा को याद रखें, और जेलीफिश है सी पैन और कोरल, ये 4-5 जंतुओं में से एक प्रश्न पूछा जाता है। तो क्योंकि इससे डीपली तो फिर वो फर्स्ट ग्रेड में जो जूलॉजी में एमएससी करते हैं उनसे नेट वगैरह के एग्जाम पूछा जाता है। आपसे इतनी जानकारी, क्योंकि सिलेबस जो है अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम 12th होता है, 10th होता है। वैसे तो कोशिश ये रहती है कि 1st to 8th तक ही वो आपको दे, लेकिन अब उसमें भी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के कारण विभिन्न प्रकार के कंटेंट को जोड़ दिया गया है। तो हमें उसको याद रखना चाहिए कि जो चीजें हमारे उन किताबों में कोर्स में है और इर्द गिर्द है वो हमसे पूछी जा सकती है। फिर नेक्स्ट आता है प्लेटीहेलमिन्थेस। नाम से विविधित है कि एक तो ये फ्लैट होता है, फ्लैट का मतलब चमटे, और प्लेटी का मतलब प्लेट, प्लेट भी
प्राय समतली होती है, थोड़ा सा उभार चेंज कर देते हैं। तो प्लेटी हेलमिंथीज चपटे कर्मी होते हैं, इनको चपटे कर्मी बोलते हैं। रिबन वर्म बोलते हैं, फीता कर्मी बोलते हैं, फीते के जैसे आकार होता है। तो ये फीता कर्मी हो गए, चपटे इसलिए चपटे कर्मी कहते हैं। हेलमिंथीज का मतलब एनिमल और प्लेटी का मतलब प्लेट लाइक, इसलिए उनको प्लेटी हेलमिंथीज कहते हैं। अब ये पैरासिटिक है, यानी कि मनुष्य या जानवरों की आंतों में पाए जाते हैं। तो नंबर 1 तो ये परजीवी है, और ये मल्टी सेलुलर तो है ही है, बहुकोशिकीय। अमीबा के बाद जितने भी एनिमल्स आ रहे हैं वो बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर है। और तीसरे रूप से इनमें मतलब जो है चूसकांग पाए जाते हैं, सकर ब्लड क्योंकि ये परजीवी है तो जंतु का रक्त चूसेंगे तो उसमें सकर पाए जाते हैं, SUCKER, सकर पाए जाते हैं, चूसकांग पाए जाते हैं और लंबे होते हैं। तो इस प्रकार के इनके कैरेक्टर्स आपके दिमाग में चाहिए। और इसका जो उदाहरण है वो है टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम, हिंदी में बोलते हैं फीता कर्मी। और दूसरा है लीवर फ्लूक, जो भेड़ की पित्तवाहिनी में पाया जाता है, लीवर फ्लूक, पत्ती के जैसा होता है यूं, लीवर फ्लूक। भेड़ को कभी आप बूचर के यहां चले जाते हैं और देखते हैं तो वो आपको बता भी देगा कि ये ऐसा इसके अंदर पैरासाइट जो है चिपका हुआ है। पित्तवाहिनी जो होती है वहां पे ये पत्ती के सदृश चिपका रहता है। और फीता कर्मी तो डॉक्टर वगैरह देखते ही हैं कि आपके पैरासाइट है अंदर, तो दवाई देते हैं। तो ये प्लेटी हेलमिंथीज वाले कैरेक्टर्स और एग्जाम्पल आपके दिमाग में आने चाहिए। फिर आता है एसके हेलमिंथीज। एसके हेलमिंथीज में दूसरा नाम भी इसका है निमेटोडा। जिस प्रकार सिलेंट्रेटा में निडेरिया था, वैसे यहां निमेटोडा। बहुत सी बार आपसे प्लेटी एसके हेलमिंथीज नहीं पूछ के आपसे ये पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा जंतु निमेटोडा का है, तो आपको निमेटोडा और एसके का मतलब होता है गोल, इसलिए इनका नाम है राउंड वॉर्म। ये कैसे एनिमल्स होते हैं, वहां तो चपटे थे और ये गोल कर्मी है, हिंदी में बोलते हैं गोल कर्मी। अब ये जो एसके हेलमिंथीज एनिमल्स है प्रिय विद्यार्थियों, ये भी पैरासिटिक है, पैरासिटिक परजीवी के रूप में पाए जाते हैं और विशेष रूप से मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। आप में से कोई ग्रामीण परिवेश के हो तो सब आम भाषा में बोलते हैं पटाटे पड़ गए। छोटे बच्चों में और बड़ों में भी ये देखने को मिलता है, लेकिन छोटे बच्चों में जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो विभिन्न प्रकार का पेट दर्द प्रारंभ होता है और बच्चों के डॉक्टर के पास जब बच्चे को ले आया जाता है और उसको उसके सारे कंडीशन पे देखने से पता पड़ जाता है, वो कहता है कि इसको पटाटे हो गए हैं और ये डोज आपको पूरी दे जिससे बच्चे को निजात मिल जाए। पटाटे बहुत सी बार उसके विष्ठा के अंदर, मल के अंदर दिखाई देते हैं। तो छोटा सांप का बच्चा होता है उस प्रकार से पटाटा हमें दिखाई देता है। तो ये जो पैरासिटिक है इसका जो उदाहरण है एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइडेस, इसका जो वैज्ञानिक नाम है एस्कैरिस। आप एस्कैरिस याद रख लें, पूरा नाम होता है वो लुम्ब्रिकोइडेस, आगे उसका नाम है साइंटिफिक, बाकी अपन आम भाषा में किताबों में एस्कैरिस लिखा रहता है। तो एसके हेलमिंथीज में एस्कैरिस होता है, गोलकर्मी होता है, निमेटोडा बोलते हैं, राउंड वर्म भी बोलते हैं। निम्न में से गोलकर्मी कौन सा है तो भी आपको आना चाहिए कि गोलकर्मी जो है एस्कैरिस होता है। चपटे कर्मी में लीवर फ्लूक और टीनिया सोलियम होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों इसके बाद आता है एनेलिडा, एने प्लस लीडा। तो एने का मतलब होता है बॉडी सेगमेंटेड, और लीडा का मतलब एनिमल। ऐसे जंतु जिनका शरीर सांकड़ के जैसे होता है, कड़ी से कड़ी जुड़ी रहती है। ये किसान का मित्र इसका उदाहरण होता है केंचुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में अर्थवॉर्म बोलते हैं।
पृथ्वी का कीड़ा, मिट्टी में रहता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। फेरिटीमा बोलते हैं, विज्ञान के विद्यार्थी इसको फेरिटीमा के नाम से भी जानते हैं। किसान का मित्र भी बोलते हैं, किसान का मित्र आ जाए तो किसान का मित्र यही केंचुआ है, क्योंकि भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। तो बॉडी इसकी सेगमेंटेड होती है, ये बाइसेक्सुअल होता है, द्विलिंगी। नर और मादा एक ही जंतु के शरीर पाए जाते हैं, खंड अलग अलग होते हैं। और नम भूमि मिट्टी में पाया जाता है, ये जो नम मिट्टी होती है, गीली मिट्टी होती है, इसमें पाया जाता है। तो इसकी विशेषताएं, इसके और उदाहरण निरीज, जोंक, जिसको लीच बोलते हैं अंग्रेजी। जब पानी ज्यादा होता है वहां लीच पाई, अपने यहाँ भी जब बारिश ज्यादा होगी तो यहाँ पे लीच पाई देखने को मिलती है। बाकी फिर आप लेबोरेटरी में देखते हैं। बाकी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, आगरा, धौलपुर, जब बारिश बहुत ज्यादा होती है वहां पे आपको, झालावाड़, तो वहां पे आपको मतलब जो है झोंक देखने को मिलती है। तो ये एनिलिडा फाइलम था, और एनिलिडा में इस प्रकार से ये 3 उदाहरण आप याद रखिए, केंचुआ, निरीज और जोंक। आता है आर्थ्रोपोडा। नाम से देते हैं आर्थ्रो, आर्थ्रो का मतलब जॉइंटेड, और पोडा का मतलब लेग्स। ऐसे जंतु जिनके शरीर में जॉइंटेड एपेंडेजेस पाए जाते हैं, जैसे अपने संधियुक्त उपांग होते हैं, ऐसे इनके 3 पेयर ऑफ, एक्सेप्ट स्पाइडर, स्पाइडर में 4 जोड़ी होती है, और बाकी तमाम जंतुओं में 3 पेयर्स पाए जाते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता है कि बिगेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम, ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, जिसमें 80% एनिमल इसी में आते हैं। So many insects found everywhere, here and there, they all are belonging to arthropoda। रेनी सीजन में आप देखते हैं, सावन भादवे के महीने में, यदि आप थोड़ा घर पे तो आसपास तो देखते हैं, लेकिन घर से बाहर पहाड़ी भाग में, मैदानी भाग में आप चले जाते हैं, तो सावन की डोकरी, गिजाई, विभिन्न प्रकार के कंसले, है ना, जितने भी नाम अपन जो पढ़ रहे हैं, तो 3 पेयर ऑफ लेग्स वाले जितने भी है, चाहे आपकी बटरफ्लाई है, चाहे हाउस फ्लाई है, चाहे हनी बी है, तो विभिन्न प्रकार के आंट, स्पाइडर, यानी कीड़े मकोड़े, जितने भी इंसेक्ट है जिनमें एपेंडिसेस पाए जाते हैं। छबड़ियां भर लो आप, बरसात के दिनों में जब पहली बारिश होती है, उसके कुछ समय बाद जब आप बिजली ऑन करते हैं तो शाम के टाइम छबड़ी भर जाए बाहर, इतने इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, और कहते हैं मकोड़ों के पर लग गए, तो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन में भी इनको देखने को मिलते हैं। तो आर्थ्रोपोडा में 3 पेयर ऑफ लेग्स पाए जाते हैं कॉमनली, संधियुक्त, और स्पाइडर में 4 जोड़ी पाए जाते हैं। और विभिन्न प्रकार के उदाहरण है इसमें, बड़े जंतु भी, जैसे आपका बिच्छू है, स्कॉर्पियन। आपसे पूछे स्कॉर्पियन किसमें आता है, तो ये नॉन कोडेटा है और आर्थ्रोपोडा फाइलम में आता है। आपसे पूछे स्पाइडर, जिसमें 4 पेयर्स होते हैं, वो स्पाइडर भी जो है आर्थ्रोपोडा में आता है। बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, हनी बी, ये तो यही है। आंट, चीटी, जो चीटा, कीड़ा मकोड़े, मतलब उसमें नाना प्रकार के जितने भी जो कीट पतंग है, वो सभी इंसेक्ट्स किसमें आते हैं, आर्थ्रोपोडा में। राम जी का घोड़ा जिसे बोलते हैं, टिड्डा, ग्रास ओपर, तो विभिन्न प्रकार के इंसेक्ट और भी आप जोड़ सकते हैं, वो सब आर्थ्रोपोडा में आता है। आर्थ्रोपोडा इज द बिगेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। और स्कॉर्पियन की जब बात होती है तो इसका जो खून होता है वो नीले रंग का होता है ना, तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें। फिर आता है मोलस्का। मोलास, बॉडी सॉफ्ट, ऐसे जंतुओं की शरीर, अपनी जीव होती है, जीवा के समान बॉडी क्या होती है, सॉफ्ट होती है, बट आउटर कवरिंग इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा इनका एक्सोस्केलेटन बना होता है, बाह्य कंकाल, जिससे उस जीव की रक्षा होती है। जीव समुद्र में, तालाबों में, झीलों में और पानी के जो इलाके हैं वहां पे डेवलप हो जाते हैं। इसमें स्नेल, पाइना, यूलियो, ऑक्टोपस, ये सब जो है मोलस्का में आते हैं। कटल फिश, डेविल फिश, तो विभिन्न प्रकार के उदाहरण। बॉडी सॉफ्ट होती है, आउटर कवरिंग मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और विभिन्न प्रकार के उदाहरण है। फिर नेक्स्ट फाइलम आता है 9, इकाइनोडर्मेटा। Echinoecins आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ द एनिमल, और फ्रेश वाटर नहीं, सी वाटर में। ये जो एनिमल है समुद्र के जल में पाए जाते हैं, समुद्री पानी में पाए जाते हैं। इनमें रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है, पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, कि एक तारा मछली की एक भुजा टूट गई तो उसकी तुरंत थोड़े समय बाद भुजा तैयार हो जाएगी। तो इस प्रकार की क्षमता को पुनरुद्भवन की क्षमता बोलते हैं, जो सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन क्षमता इस इकाइनोडर्मेटा में। नॉन कोडेटा में इकाइनोडर्मेटा एक ऐसा फाइलम है जिनके जंतुओं में पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। तो ब्रिटल स्टार, तारा मछली,
होलोथुरिया, इस प्रकार के जो उदाहरण है वो हमारे काइंडर में होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने सजीव जगत के जंतु जगत में नॉन कोडेटा को पढ़ा और नॉन कोडेटा के 9 फाइलम, उनके उदाहरण, उनके गुणों के बारे में आगे मैं आपको बाद में बताऊं, क्योंकि बहुत ज्यादा डोज हो जाएगा जिसको आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, आत्मसात नहीं कर पाएंगे, तो आपके लिए मेरे लिए एक फ्रूटफुल प्रयास नहीं होगा। तो आगामी वीडियो में हम इसको बहुत अच्छे से और आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।